लोकतंत्र में जाति तथा वर्ग, यानी जाति तथा वर्ग ने लोकतंत्र को किस प्रकार चुनौती दी है, यानी लोकतंत्र में जाति तथा वर्ग की प्रमुख समस्या बताइए। तो जाति तथा वर्ग का कोई सा भी क्वेश्चन है, आंसर यही रहेगा। हमने कोशिश करी इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से बनाने की। चलिए देखते हैं लोकतंत्र में जाति तथा वर्ग की क्या भूमिका रही है। विश्व के अन्य समाजों की तरह भारतीय समाज की प्रकृति काफ़ी जटिल रही है। विभिन्न जातियों, लिंग और वर्गों का अस्तित्व रहा है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की वे विशेषताएं कि ऐसी शक्तिशाली सामाजिक श्रेणियां विश्व को अन्य समस्याओं में देखने को नहीं मिलती। तो इसके अंतर्गत ये बात बोली गई है कि भारत के अंदर अगर हम देखें कि भारत का जो समाज है वो विभिन्न तरह के प्रकृति का जटिल समूह है, और भारत के समाज के अंदर विभिन्न जातियों, विभिन्न लिंग और वर्ग, जाति, निर्जातीय समूहों को देखने को मिलता है, और यहाँ पर विभिन्न जातीय परंपराएं विकसित हैं। जिस प्रकार भारतीय राजनीति, भारतीय लोकतंत्र में जाति की छाप है या जातीय समस्या है, उतनी समस्या विश्व के अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती। इस आधार पर भारतीय लोकतंत्र को हमारी जाति का बहुत ही बोलबाला है। सामान्यतः भारतीय सामाजिक संगठन का मूल आधार जाति व्यवस्था है। मनुष्य के सामाजिक जीवन के सभी पक्षों से पता चलता है कि जाति व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं के साथ एक अनोखी संस्था के रूप में उभरी है। तो ये बात सच है कि जब से भारत में हिंदू समाज का इतिहास मिलता है तब से ही वर्ण व्यवस्था भी मिलती है, अर्थात जितना पुराना भारतीय समाज है उतना ही पुरानी वर्ण व्यवस्था भी पाई जाती है, और इस वर्ण व्यवस्था से ही भारत के अंदर जातीय व्यवस्था देखने को मिलती है। और जातीय व्यवस्था ने हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी प्रभावित किया है। प्राचीन अर्थव्यवस्था से उद्भूत जाति व्यवस्था ने भारत में कई प्रकार की सामाजिक बुराइयों को उत्पन्न किया। निम्न जातियों के शोषण पर नियंत्रण बनाए रखा। वर्तमान समय में जाति व्यवस्था भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप बन चुकी है। तो भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था से देखने को मिलती है, क्योंकि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मणीय वर्ग है, उच्च जाति के लोग निची जाति से घिरने लगे। उनके हाथ का पानी उनको अपने पास बिठाना या हमारे समाज में जो तालाब हुए हैं उनका प्रयोग करने से ये अपने आप को अपशगुन मानते थे, इसलिए इन्होंने इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया, और समाज के जो निम्न जाति के वर्ग रहे हैं उनका हमेशा शोषण ही किया, जिसके कारण वो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ चुके हैं, और ये समाज में इनका उद्धार नहीं हो पाया, और समाज में जो है सामाजिक असमानता उत्पन्न हो गई है। तो इसलिए जाति व्यवस्था भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप मानी जाती है, और भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था का काफ़ी अधिक मात्रा में प्रयोग देखने को मिलता है। यानी हरियाणा, बिहार, पंजाब जैसे राज्यों में जाति व्यवस्था काफ़ी अहम मुद्दा है। चलिए बात करते हैं लोकतंत्र तथा जाति वर्ग के बारे में। भारतीय लोकतंत्र को हम जातिवाद पर आधारित लोकतंत्र मान सकते हैं, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनाव व्यवहार का आधार यही जातियां होती हैं। क्योंकि भारत के अंदर अगर राज्यों में देखें कि भारतीय राजनीति का एक आधार है जाति, क्योंकि प्रत्येक राज्यों में हमने ये देखा है कि विभिन्न जाति के लोग अपने अपनी जाति को ही वोट देना पसंद करते हैं, और प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी जाति का वोट बैंक खींचने के लिए वो जाति का प्रयोग करके जातीय दलों का निर्माण करता है। प्रत्याशियों का चयन, मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति या अन्य सभी प्रकार के निर्णयों का आधार भी जाति ही है। हम जातियों के आधार पर ही अपने विभागों का बंटवारा करते हैं। प्रत्याशियों की विजय के लिए जातिवाद का सहारा लिया जाता है। जिस राज्य या जिस क्षेत्र में बहुल जाति रहती है उस बहुल जाति के ही उम्मीदवार को हम टिकट देना पसंद करते हैं, ताकि उम्मीदवार वो जीत सके और सरकार में उनको सहयोग मिल सके। तो इसलिए जाति व्यवस्था भारतीय राजनीति में काफ़ी देखने को मिलती है, वो एक अभिशाप के रूप में ही है। नेक्स्ट है, अब भारतीय लोकतंत्र संकुचित बन गया है। इसमें शूद्र जातियां स्वार्थों को राष्ट्रीय स्वार्थों पर वरीयता दी जा रही है। प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या को जातीय दृष्टिकोण में भी देखा जा रहा है। तो अब अगर मैं बात करें भारतीय लोकतंत्र में शूद्र जातियों से स्वार्थ पूर्ति प्राप्त करते हैं, यानी राष्ट्रीय स्वार्थों का बलिदान। तो नीची जातियों से ये वोट बैंक खींचने के लिए उनको तरह तरह के लालच देते हैं, और प्रत्येक राष्ट्रीय समस्याओं को जातीय दृष्टिकोण में देखा जाता है, और निम्न जाति यानी जो शूद्र जाति है उसको भारतीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी बनाते हैं, और इनका जनमत प्राप्त करने के लिए
तरह तरह के इनको लालच दिए जाते हैं। तो ये जातीय व्यवस्था भारतीय राजनीति में एक अभिशाप के रूप में मौजूद हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है जातीय वैमनस्य बढ़ रहा है, यानी जातीयता पर आधारित समाज में जब राजनीति में प्रवेश कर लिया तब जातीय हितों का टकराव बढ़ने लगा। जब प्रारंभ में जब राजनीतिक व्यवस्था होती थी तो जातीय का प्रभाव नहीं देखने को मिलता था, लेकिन जब जातिवाद यानी 1989 के बाद जब राजनीति में जातिवाद ने एंट्री की, जब से हम जातियों में जो टकराव है वो देखने को हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। अब प्रत्येक जाति दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और अपनी जाति के लोगों को संगठित करती है ताकि और ये संगठित होकर अन्य जातियों से घृणा करते हैं, जिससे जातियों के बीच में जो विवाद और हिंसा है और अराजकता है वो तीव्र मात्रा में बढ़ती है, जो जातीय व्यवस्था लोकतंत्र के लिए एक अभिशाप सिद्ध हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है जाति को बढ़ावा देने के लिए आज देश में सर्वत्र हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। दो विभिन्न जातियों में संघर्ष हुआ दिखता है। इस प्रकार देश की हिंसा की आग में झुलस रहा है। यानी भारत की अगर बात करें तो जाति व्यवस्था का इतना प्रयोग हो रहा है कि अब विभिन्न जातियों के बीच में आप देख लीजिए हिंसा तेज गति से हो रही है, यानी हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। ये जातिवाद ने जातीय हिंसा को बढ़ावा दिया जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरा उत्पन्न किया है। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था यानी वर्ग के बारे में कि जैसे वर्ण व्यवस्था के अंदर वर्गों का उदय कैसे हुआ। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कब हुई ये नहीं कहा जा सकता। जब से भारत में हिंदू समाज का इतिहास मिलता है तब से ही वर्ण व्यवस्था भी मिलती है, अर्थात जितना पुराना भारतीय समाज है उतनी ही पुरानी वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि प्राचीन काल में जो हिंदू समाज था यानी सनातन धर्म जो था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ऋषि मुनियों ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था और ये 4 वर्ग जो थे वो थे क्षत्रिय ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ग थे। ब्राह्मणीय वर्ग का जो काम था वो धार्मिक क्रियाकलाप पाठ पूजा जैसे गतिविधियां और मंदिरों में पाठ पूजा जैसे कार्य करना होता था। ये समाज का सबसे उच्च वर्ग था, सम्मानित वर्ग था। दूसरा क्षत्रिय वर्ग था। क्षत्रिय वर्ग का काम जो था समाज में जनता की सेवा करना और राज्य की रक्षा करना इन क्षत्रियों के हाथ में दिया गया था, क्योंकि इनकी भुजाओं में शक्ति होती है और ये लड़ने में निपुण होते हैं। इसलिए राज्य पर शासन करना और राज्य की रक्षा करने का दायित्व क्षत्रियों को दिया गया। वैश्य जो थे ये मेहनत करके अपना गुजर बसर करते थे और जबकि शूद्र जो थे वो उपरोक्त तीनों वर्गों की सेवा करके अपना लालन पालन करते थे। यानी इन वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न स्थिति शूद्रों की थी। यानी इस वर्ण व्यवस्था में 4 वर्गों का उदय हुआ और यहाँ पर जाति प्रथा तीव्र गति से फैलने लगी। यहाँ की से जातीय जो बुराई है उसका जन्म हुआ। स्वाभाविक रूप में ये चारों वर्ग कर्म के आधार पर बने थे। जिस व्यक्ति की रुचि जिस कार्य करने की होती थी वही उस वर्ण में माना जाता था। तो यहाँ पर प्राचीन काल में ऐसा था कि जब सबकी जाति जो डिसाइड की गई थी उनके कार्यों पे कर्म के आधार पे डिसाइड की गई थी। समाज में जिस व्यक्ति को जो काम अच्छा लगता था वो काम करता था और वो जो काम करता था उसी के आधार पर उसकी जाति डिसाइड की जाती थी और यानी उसका वर्ण भी वैसे ही होता था। बहुत से अगर उदाहरण देखें कि पहले वर्ण व्यवस्था में एक ही परिवार में कई वर्णों के लोग रहते थे। जैसे पिता अगर कोई और काम कर रहा है सुनार का तो 2 बेटे अलग अलग, अगर लकड़ी का काम कर रहे हैं लोहे का काम कर रहे हैं तो बाप जो था वो अलग जाति का कहलाएगा और उसके 2 बच्चे भी अलग अलग जाति के कहलाएंगे। यानी एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग पाए जाते थे। कोई भी व्यक्ति आवश्यक अनुसार अपना वर्ण बदल सकता है। अगर किसी को भी अपना वर्ण बदलना है यानी जाति बदलनी है वो काम बदल लेता था, उसकी जाति भी बदल जाती थी। परंतु वर्तमान युग में जाति प्रथा जो है आज हम कर्म के आधार पर नहीं जन्म के आधार पर डिसाइड करने। वर्तमान समय में जाति व्यवस्था जो होती है आज जो व्यक्ति जिस जाति में यानी जिस जाति में पैदा होगा वो उसी जाति का कहलाएगा। यानी यहाँ पर जाति नहीं बदली जाएगी। पहले कर्म के आधार पर जाति होती थी लेकिन अब जन्म के आधार पर जाति होगी। जो आपके पिता और पूर्वज जिस जाति से चले आ रहे हैं आप भी उसी जाति के चले आगे और आपकी जो आने वाला जो फ्यूचर है और आपकी जनरेशन है आगे की वो भी आपकी ही जाति में कहलाएगी। वर्तमान युग में जाति प्रथा में न केवल कुरीतियाँ उत्पन्न होगी बल्कि इसमें अस्पृश्यता जैसे अभिशाप को भी जन्म दिया थे। जाति प्रथा वर्तमान विकसित प्रजातंत्र में काल बाह्य हो गई, यानी अब बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गया। अब बात करते हैं भारतीय संविधान तथा वर्ग सूचकांक कैसे किया गया है। तो भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि विभिन्न भेदभाव की समाप्ति की गई है। संविधान में कहा गया है कि
राज्य, जन्म, धर्म, जाति तथा वंश, लिंग आदि के कारण किसी प्रकार पक्षपात नहीं करेगा और सबको समान अधिकार प्रदान करेगा। इससे देश के सभी लोगों पर सामाजिक समानता का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। तो इसलिए यहाँ पर विभिन्न भेदभाव की समाप्ति की गई है। दूसरा है सभी वर्गों के लोगों को सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करना। जी, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों, कुओं, तालाबों, सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का सभी भारतीय समान रूप से उपयोग कर सकेंगे। इसी प्रकार की सामाजिक अयोग्यता लागू करना दंडनीय अपराध होगा और अगर आपने किसी के साथ कोई भेदभाव किया और इससे इनको वंचित रखा तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं विभिन्न वर्गों में छुआछूत का अंत। जी, संविधान में छुआछूत को समाप्त कर देने की घोषणा की गई है। कोई भी व्यक्ति छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति छुआछूत का व्यवहार करेगा तो उसे दंड मिलेगा। संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि छुआछूत का अंत किया जाएगा और किसी भी रूप में छुआछूत बरतने पर प्रतिबंध है। तो इस तरह से 1976 में संसद ने सजा एवं जुर्माने की व्यवस्था भी की है। कानून में स्पष्ट किया गया है कि छुआछूत के लिए दोषी व्यक्ति सजा की तिथि से 6 वर्ष तक संसद और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहेगा। तो कितना बड़ा प्रावधान किया गया है। अब है विभिन्न वर्गों में सामाजिक शोषण से रक्षा। जी, संविधान के राज्य नीति सिद्धांतों के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वे देश की पिछड़ी हुई जातियों जैसे अनुसूचित जातियों, वनवासियों आदि अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें सामाजिक शोषण से बचाएं। और फिर है विभिन्न वर्गों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना। जी, भारतीय संविधान के अनुसार SC यानी अनुसूचित जातियों के विकास के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं भी दी गई हैं, जिनके द्वारा वे अपनी तेजी से विकास कर समाज में अन्य वर्गों के समान बन जाए और देश के माथे पर लगा हुआ छुआछूत का कलंक मिट जाए। इस दृष्टि से संविधान में कहा गया है कि विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित किए जाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी नौकरियों देते समय अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस तरह से भारत के अंदर जो वर्ग है और छुआछूत है उसका अंत करने पर बात की गई है। तो यह जाति तथा वर्ग है, इसे अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।